Hello, hi, good morning, everyone. Welcome to the channel. I am back again with an interesting editorial analysis with all of you. And today we are going to discuss about a regional forum, SARC, South Asian Association for Regional Cooperation. Now, this editorial has appeared where this particular author, he is Prabhas Ranjan, and he is professor and vice dean of Jindal Global Law School, and he is telling you it. He starts with mentioning ये दिसंबर 8 को मेंशन करते हैं और कहते हैं कि इसको हम सार्क चार्टर डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। किसकी तरह? सार्क चार्टर डे। तो ये हमारे लिए फैक्ट निकल के आता है यहाँ पे। सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि 37 ईयर्स अगो क्या हुआ था, सार्क को एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया गया था जिसमें कई सारे मेंबर्स थे। 8 मेंबर्स के नाम लेते हैं यहाँ पे, और बाद में ये कहते हैं कि सार्क जो है फेल हो गया है बुरी तरीके से अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, और साउथ एशिया जो है अभी भी गरीबी से सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे कम इंटीग्रेटेड रीजन है पूरी दुनिया में, और इंट्रा रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया में पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। और जबकि वहीं हम अगर सब सहारन अफ्रीका को देखें, वहीं पे अगर हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को देखें तो उन्होंने गेम चेंज कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पे वो सार्क की इम्पोर्टेंस को समझाते हुए ये भी बता रहे हैं कि 2014 से भारत ने सार्क की कोई मीटिंग अटेंड नहीं हुई कि, और ना ही सार्क की कोई समिट तब से हुई भी है। आज वो ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली डेड है, आज वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको बताई वो बताया कि रीजनलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों टेंशन करना चाहिए, क्यों टेंशन लेना चाहिए सार्क के बारे में। तो देखो दोस्तों, एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हम बात करें ना, तो कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं जी सकती है। हर कंट्री को अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिश्ता बना के चलना पड़ेगा। तो सार्क था वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि साउथ एशिया के इंटीग्रेशन में एक मेजर रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि साउथ एशिया के इंटीग्रेशन में एक मेजर रोल प्ले कर रहा था। ये इम्पॉर्टेंट था इंडिया की ट्रेड प्रोग्रेस इन द रीजन के लिए। क्यों? क्योंकि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है जिसमें भारत अपने नेबरहुड के साथ डायरेक्ट एक्शन प्लान के साथ इंटीग्रेट करता है। तो अब जब सार्क जो है, आपको जैसा कि मैंने कहा कि साउथ एशियन रीजन ख़त्म हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि सार्क जो है भले ही चार्टर बेस्ड है लेकिन अभी उसकी कोई मीटिंग हो ही नहीं रही है। 2014 के बाद से कोई मीटिंग हुई नहीं है। तो अब क्या भारत ने बिम्स्टेक को एक ऑल्टरनेटिव बनाया है। ऑथर आपको यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी के संदर्भ में बिम्स्टेक के ऊपर भी फोकस कराते हैं। तो हम देखते हैं ऑथर यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रीजनलिज्म की अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये कहते हैं कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया बेसिकली एक तरीके का कह लीजिए कि सबसे सेंट्रल है उस रीजन में, और वो बेसिकली क्या है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हो गए हैं खराब, उसकी वजह से सार्क भी है फेल हो चुका है। पाकिस्तान तो ऐसा चाहता ही था, और अगर सार्क कमज़ोर हुआ इसका मतलब ये है कि इनस्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और जो सॉफ्ट पावर भारत की है, भारत की जो सॉफ्ट पावर है, भारत ने जैसे कि एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी प्रपोज करी थी जिसको बेसिकली दिल्ली में स्टैब्लिश करना था। तो भारत की सॉफ्ट पावर के लिए क्या ज़रूरी है? भारत का रीजनल कनेक्ट होना ज़रूरी है। फर्दर ऑथर आपको यहाँ पे ये भी समझाता है, अपने पॉइंट्स को आगे रखता हुआ है, और कहता है कि बिम्स्टेक एक नए तरह का हमें वादा दे रहा है, और कह रहा है कि साउथ एशिया को में हम रीजनलिज्म ख़त्म नहीं कर सकते, और सार्क को रिवाइव करना है तो सार्क चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा, जो कि एक आइडियल तरीका है लेकिन टू आइडियलिस्टिक है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो अगला बेस्ट सिनारियो यही है कि हम बिम्स्टेक को, जो कि 1997 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसमें हम बदलते दौर के साथ काफ़ी चीज़ें बदलें और उसको फाइनली आगे लेके आए। और यहाँ पे बिम्स्टेक के चार्टर को, सार्क के चार्टर को, और सार्क के चार्टर को, बिम्स्टेक के चार्टर को और एशियान के चार्टर को, तीनों को कंपेयर किया है इन्होंने। देखिए, चार्टर क्या होता है? चार्टर एक तरीके का लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा दोस्तों यूएन चार्टर के बारे में। यानी कि एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
अपना जन्म लेता है। तो सार्क चार्टर है, बिम्स्टेक का भी चार्टर अब अडॉप्ट हो चुका है और एशियान का भी चार्टर है। तो सार्क के चार्टर में किसी भी तरीके से नए मेंबर्स ऐड करना मुश्किल था, लेकिन आर्टिकल 6 जो है बिम्स्टेक चार्टर का, ये बात करता है कि हम नए मेंबर्स जोड़ सकते हैं, यानी रीजनलिज्म को बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान को बिम्स्टेक का पार्ट नहीं बनाया गया है, अभी सोच समझ के किया गया है या अनजाने में ऐसा किया है, इसके बारे में ऑथर ने हमें कुछ नहीं बताया है। लेकिन ऑथर हमें काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे ये बताते हैं कि एक भारत के लिए एक अच्छा नैरेटिव ये क्रिएट हो रहा है कि भारत क्या कर सकता है, बाइलेटरलिज्म यानी कंट्री टू कंट्री कनेक्ट बढ़ा सकता है रीजनलिज्म के कंपैरिजन में, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। क्योंकि भारत आज एक ऐसी पोजीशन है साउथ एशिया में, एक इतना बड़ा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास नेवी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पे, इतना एग्रीकल्चर इसका इतना स्ट्रांग है कि हर देश इससे उस रीजन में दोस्ती करना चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन ऑथर यहाँ पे एक वार्निंग देता है कि बाइलेटरलिज्म कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके से आप रीजनल और मल्टीलेटरल एफर्ट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनलिज्म के अलग फ़ायदे होते हैं, रीजनलिज्म के अलग फ़ायदे होते हैं। और ऑथर कहता है कि ये हम ईस्ट एशिया, अफ्रीका और एशियान के माध्यम से सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ट्रेड डेवलपमेंट मॉडल को चूज़ किया और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चूज़ किया और आगे बढ़ती चली आई। तो रीजनलिज्म के माध्यम से ही प्रॉस्पेरिटी आ सकती है साउथ एशियन रीजन में, स्पेशली बिकॉज मल्टीलैटरलिज्म इज वीकनिंग। तो पूरी दुनिया को कोविड-19 के बाद ये पता चल गया है कि मल्टीलैटरलिज्म जो है काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमारे रीजनलिज्म को, आसपास के देशों को हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऑथर ने फाइनली लास्ट में क्या कहा, ऑथर ने कहा कि जो साउथ एशियन रीजन है उसमें जो ऑर्डर है वो बेसिकली प्रॉस्पेरिटी और पीस लेके आ सकता है, लेकिन अगर हम बिम्स्टेक को उसके सही उद्देश्य तक लेके जाएं। यहाँ पे ऑथर कंपेयर करते हैं ट्रेड एस्पेक्ट्स को, एशियन के और बिम्स्टेक के दोनों ट्रेड एस्पेक्ट्स को, और कहते हैं कि ट्रेड को आगे लेके चला था एशियन कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि 10 देशों का है, और उसकी ही वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रीजनल इंटीग्रेशन आया है। और ऑथर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भारत को अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश के साथ, इंडिया थाईलैंड के साथ, उसको एक बढ़ाना चाहिए और ये नए तरह का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का टूल काम करेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंपनी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, कंपनी एक दूसरे से अगेंस्ट जा ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे अब हम इस पूरे एडिटोरियल को जब हमने समझ लिया कि यहाँ पे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर ने बताया है कि रीजनलिज्म कैसे इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो रहा है और अब बिम्स्टेक नया वायदा दे रहा है, तो अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि भारत के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। ऑथर कहता है कि भारत को इंडिया शुड प्रेस फॉर अमेंडमेंट्स इन बिम्स्टेक चार्टर, इंडिया को बिम्स्टेक चार्टर में अमेंडमेंट्स प्रेस करने चाहिए, और इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्कोप जो है एक्सपैंड करना चाहिए बिम्स्टेक के अम्ब्रेला के अंडर। ऑथर कहता है कि सार्क के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं आपने, उसको बिम्स्टेक के अंडर ले आइए, और बिम्स्टेक के अंडर कोशिश करिए कि नए रीजनल प्लेयर्स को जोड़ सकें, जैसे कि मालदीव्स, नया ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, मल्टीलैटरलिज्म भी प्रमोट होगा और रीजनलिज्म भी प्रमोट होगा। लास्ट में ऑथर कहता है कि साउथ एशिया की कनेक्टिविटी भारत की इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए हमारे लिए क्रक्स ऑफ द मैटर की बातें, और अब हम बात करते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ों की। तो जैसे सार्क है, सार्क में 8 सदस्य हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स। अफगानिस्तान को 2005 में जोड़ने की बात की गई थी, 2007 तक उसको मेंबर बना दिया गया था। 18वीं सार्क की मुलाकात के बाद 2014 में कोई मुलाकात नहीं हुई है। भारत ने क्यों मुलाकात करने से मना कर दिया? क्योंकि कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा है। नेपाल ने भी हाथ मिलाया, अफगानिस्तान और भूटान ने भी मना कर दिया। सार्क के अंदर 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ढाका में बनाया गया था 1985 में, और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 37 सार्क चार्टर डे का दिन है, और ये रहा सार्क कंट्रीज़ का आपके सामने मैप। फर्दर हम बात करेंगे बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक को भी बनाया गया बेसिकली बैंकॉक डिक्लेरेशन में 1997 में। ये एक तरह का रीजनल फोरम है और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में है।
अब बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के इन्फोग्राफिक से मिलती है, जो कि ये कहता है कि 22% दुनिया की आबादी है, 2.7 ट्रिलियन जीडीपी है, 1/4 वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स जो है वो बे ऑफ बंगाल से क्रॉस होते हैं, और 6 फोकस एरियाज हैं। श्रीलंका ने फिफ्थ मीटिंग जो है होस्ट करी है, और फिफ्थ मीटिंग जब होस्ट करी 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक ने अपना चार्टर साइन कर लिया। और इसमें यह कहा गया कि मेंबर कंट्रीज जो हैं हर 2 साल में एक बार मिलेंगी। बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं, 5 साउथ एशियन, 2 एशियन। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। बिम्स्टेक के पास आज एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, अपना फ्लैग है, अपना एम्बलम है, और ये 7 पिलर्स दिए गए हैं अलग अलग देश को। बांग्लादेश को ट्रेड, भूटान को इन्वायरमेंट, इंडिया को सिक्योरिटी, म्यांमार को एग्रीकल्चर, नेपाल को कल्चर टूरिज्म, श्रीलंका को साइंस टेक्नोलॉजी और थाईलैंड को कनेक्टिविटी। और इंडिया ने $1 मिलियन प्रोवाइड करने की बात करी है बिम्स्टेक के बजट में, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कोलंबो में स्टैब्लिश करने की बात की गई है अभी। तो यहाँ पे हमने बिम्स्टेक, एशियान, सार्क, मल्टीलैटरिज्म, रीजनलिज्म को देखा। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी ऑन टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आपको एडिटोरियल कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ और अगर आपके सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस एडिटोरियल एनालिसिस को शेयर करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। हम हर दिन 10 मिनट के अंदर अंदर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को एक्सप्लेन करते हैं। जो आज का एडिटोरियल था वो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सी यू देन, ऑल द वेरी बेस्ट।